मैं कॉमन राजपूत हूँ, कोई जमींदार राजपूत नहीं हूँ, राजा महाराजाओं के खानदान से नहीं आया हूँ। मेरी पत्नी जमींदार है, वो बड़े लोग हैं, मैं कॉमन लोग हूँ और खांटी राजपूत हूँ। और राजपूत ये समर्थन, स्नेह, सहयोग का वादा नहीं करता, राजपूत वचन देता है। और जब वो वचन देता है तो राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता है। मैं महिपाल सिंह जी को ये वचन देने आया हूँ कि इसी तरह समाज के अधिकार के सवाल पर जब भी आप निकलेंगे तो जहाँ आपका पसीना गिरेगा, आनंद मोहन आपके अधिकारों के लिए खून का आखिरी कतरा बहा देना भी अपना सौभाग्य समझेगा। ये 72 साल का नौजवान आनंद मोहन आपको वचन दे के जाता है। साथियों, पदयात्रा, इस देश में पदयात्री 2-3 हुए। एक गांधी हुए, दूसरे चंद्रशेखर, ये विनोबा भावे हुए, तीसरे चंद्रशेखर हुए, बीच में भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक यात्रा निकली, मैंने उसका नाम रखा, हमने कहा कि ये पद के लिए यात्रा है, पद यात्रा नहीं है। आज अधिकारों की जिस यात्रा को लेकर महिपाल सिंह मकराना निकले हैं, गांधी ने कभी हमें समझाया था कि जब चारों तरफ घुप अंधेरा हो, कहीं कोई रोशनी का किरण दिखाई न दे, तब तुम जनता के बीच जाओ, लोगों के बीच जाओ, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। आज मकराना जी, महिपाल सिंह जी जिस यात्रा पर निकले हैं, जिसकी शुरुआत की है उन्होंने, ये गंगोत्री से निकला हुआ लघु गंगा है। और मैं समझता हूँ जयपुर जाते जाते ये समंदर गंगा सागर में परिणत होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। कभी दिनकर ने कहा था, आज मैं महिपाल सिंह जी से कहूँगा, दिनकर ने कहा था, सेनानी करो प्रयाण भय, सारा इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते ही सारा आकाश तुम्हारा है। संपूर्ण आकाश की यात्रा पर आप निकले हैं, हमारी शुभकामना है, बड़े होने के नाते हमारा आशीर्वाद है। आज जब हम आए हैं EWS की सरलीकरण की बात को लेकर, जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं UGC रोल बैक के मुद्दे पर, तब मैं आपको एक बात कहूँगा कि कोई कानून कब आता है, कोई कानून जो आता है तो उसके पीछे समाज की प्रासंगिकता होती है, कुछ संदर्भ होते हैं, कुछ ज़रूरतें होती है। कभी दहेज हत्या में हमारी बहनें शिकार होती रहीं, दहेज कानून आया, और जब दहेज कानून आया उस समय वो क्रांतिकारी कदम था, लेकिन कालांतर में उसके दुरुपयोग शुरू हुए। आज उस दुरुपयोग को रोकने की जरूरत है। लेकिन ये कहना कि दहेज हत्या नहीं होती थी, ये काला कानून है, इसको वापस लीजिए, ये भी गैर मुनासिब होगा, ये वक्त से आंखें मोड़ना होगा। उसी तरह जनगणना कारणों से मैं सवर्णों के इस मंच से कहने के लिए आया हूं कि जनगणना कारणों से इस देश में दलित, अति पिछड़े अपमानित होते रहे, शोषित होते रहे, सताए जाते रहे, इसलिए ST/SC कानून आया। लेकिन ये सच है कि आज ST/SC कानून का दुरुपयोग हो रहा है। साथियों, हम उससे ही परेशान हाल थे कि UGC एक्ट आ गया और ये
यहाँ वकील साहब बैठे हुए हैं अनिल जी, ये हमारी संविधान, हमारे संविधान की मूल आत्मा जो हमको समानता का अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार देता है, इसके विरुद्ध है और इसको कतई सहन नहीं किया जाएगा। ये मान लेना कि हम सवर्ण हैं इसलिए हम जुल्मी हैं और कोई अवर्ण है इसलिए वो शोषित है, पीड़ित है, ये अगर 8 दशक की आजादी के बाद चल रहा है तो मैं कहूंगा कि दिल्ली रायसीना की पहाड़ी पर बैठे हुए शासकों को लकवा मार गया है, या तो उसके बुद्धि को लकवा मारा है या अंग को लकवा मारा है, जो इतनी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। 8 दशक के बाद ये कानूनें खत्म होनी चाहिए, लेकिन वो जटिल बनाया जा रहा है, कठिन बनाया जा रहा है। हमने सर्वप्रथम सबसे पहले यूजीसी पर कहा, बड़ी ट्रोल हुए हम, आजकल मैं चुप था, मैं इसलिए कहूंगा, आप सबके बीच कहूंगा, मैं चुप इसलिए था कि जब ये सुप्रीम कोर्ट चला गया तो निश्चित तौर पर हमको पूरी तरह धैर्य से काम लेना है। लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था तब खगड़िया की एक सभा से, महत्ती सभा से, हजारों की सभा से आनंद मोहन ने इसका विरोध किया था और हमने कहा था ये गलत होगा, ये मान लेना। उसी समय हमारे यहाँ की एक पार्टी है, कथित सामाजिक न्याय की पार्टी आरजेडी, और उसकी एक प्रवक्ता किरण यादव ने कहा था कि 10% वालों ने 90% वालों पर सदियों से अत्याचार किया है, इसलिए ये कानून जायज है। उसी को कोट करते हुए हमने विरोध दर्ज किया था और कहा था कि जब एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता कहती है कि 10% वालों ने 90% वालों पर अत्याचार किया है सदियों से, इसलिए यह कानून जायज है, तो इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती है और इस पर तत्क्षण सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। कालांतर में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आप सब की ओर से। आप भी धन्यवाद ज्ञापित कीजिए उच्चतम न्यायालय का, जिन्होंने बड़ी ही संवेदना पूर्वक इस पर विचार किया और इस संवेदनशील इस कानून पर, जिसको आप काला कानून कहते हैं, उस पर रोक लगाने का काम किया। हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। साथियों मित्रों, आज जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो यूजीसी पर इकट्ठा हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन एक बात और, जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी जाने लायक तो बन जाएं। यूनिवर्सिटी में हमारी संख्या सबसे कम है, लेकिन हम यूजीसी के विरोध में सबसे आगे हैं। मैं खास करके राजपूतों को कहना चाहता हूं, आप तो सवर्णों में भी अवर्ण हैं, सबसे निचले पायदान पर हैं। पहले ये तो तय हो कि हम ये जो यूपीएससी आता है, हमारे यहाँ बीपीएससी होता है, राजस्थान में जो डीएसपी वीडियो सीओ बनते हैं, क्या कहते हैं इसको, आरपीएससी। पहले आरपीएससी में हमारी क्या संख्या है, यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर कितने हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट कितने हैं, हम कितनी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं और कितनी संख्या में हम रिजल्ट ब्रेक कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है भविष्य के लिए। आज जो ईडब्ल्यूएस पर आपकी लड़ाई ने एक रास्ता दिखाया है, इसलिए राजस्थान के क्रांतिकारी साथियों का मैं अभिनंदन करूंगा इस मंच से। ठीक जो आपने यहाँ शुरू किया है सरलीकरण का, हम बिहार में लड़ रहे हैं, हम एक मामले में बिहार में आगे रहे, इस मामले में आगे रहे कि देश का इकलौता राज्य बिहार बना जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जहां सवर्ण आयोग का गठन हुआ।
साथियों, और इसकी लंबी कहानी हो जाएगी। सवर्ण आयोग की परिकल्पना जब आनंद मोहन जेल में थे और एक समझौता वार्ता आया था, उसी समय ये डिमांड रखा गया था कि मंत्री नहीं बनना है लवली आनंद को, अगर समझौता होगा तो आप सवर्ण आयोग बनाइए और वहां गैर राजनीतिक व्यक्ति लवली आनंद को उसका चेयरमैन बनाइए। हम 5 गांव शेख, सैयद, पठान, 7 राजपूत, ब्राह्मण, लाला और भूमिहार, ये 7 बड़े गांव में हेलीकॉप्टर उतरेगा, ब्लूप्रिंट तैयार होगा। हम 15% सवर्णों के लिए रिजर्वेशन मांगेंगे। साथियों, तो ये सवर्ण आयोग जेल में पैदा हुआ जब हम लोग के समझौते की बात चली थी, बाद में वो लागू हुआ। साथियों मित्रों, तो मैं कहूंगा कि सवर्ण आयोग शायद राजस्थान में नहीं है। इस डिमांड में इसको जोड़िए। अगर दलित आयोग है, अगर अल्पसंख्यक आयोग है, अगर पिछड़ा आयोग है, तो आज सवर्णों की माली हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। ठीक कह रहे थे नरूका जी, आज हम शोषण के लायक नहीं बचे हैं, आज हम शोषित हो गए, हमारा शोषण हो रहा है। इसलिए राजस्थान में भी सवर्ण आयोग का गठन हो, इसमें एक डिमांड जोड़ना चाहिए। और साथियों, जब हम ऐसे मंचों पर आए तो निश्चित तौर पर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप कांग्रेस में रहना हो रहिए, आप बीजेपी में रहना हो रहिए। आपके यहाँ तो सीमित पार्टियां हैं, हमारे यहाँ कुकुर मुत्ते की तरह पार्टी है, आरजेडी है, जनसुराज है, बीजेपी है, जेडीयू है, न जाने कितनी पार्टियां, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, मायावती की बसपा है, आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, घनेरों पार्टियां हैं। मैं कहा करता हूं, जिनको जिस पार्टी में रहना हो रहिए। आनंद मोहन को और यहाँ बैठे मंच पर बैठे लोगों को भी गुरेज नहीं होनी चाहिए, आप रहिए। लेकिन जब सवाल समाज का आए तब आप पार्टी का गुलाम बनकर मत रहिए, नेता बन के रहिए। जहां रहना हो गुलामी नहीं, आप नेतृत्व दीजिए, ये आपसे आग्रह। और जब ऐसे सामाजिक संगठनों के बुलावे पर आप आइए तो तय कीजिए, अगर पार्टी हित और समाज हित का टकराव होगा तो हम समाज के साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर समाज हित और राष्ट्र हित का टकराव होगा तो हम राष्ट्र के साथ खड़े होंगे, फिर हम संकीर्ण नहीं होंगे। साथियों, ये भी तय होना चाहिए कि ऐसे मामलों में, ऐसे मुद्दों पर जब हम इकट्ठा हों तो हम पार्टियों के पट्टों को ताक पर छोड़ करके आए, समाज के साथ खड़े हों, चाहे इसकी जितनी कीमत चुकता करनी हो, होनी चाहिए। ये निर्णय होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए। और भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने कहा भूरा बाल साफ करो, तब भी हम लोग खड़े हुए थे। किसी ने कहा, कभी कहा, आपने सुना होगा, ठाकुर का कुआं लेके आए, तब भी चेतन आनंद ने अपनी ही पार्टी के विरुद्ध आवाज उठाया। एक सांसद ने ठाकुर का कुआं लाया सदन में और एक विधायक ने उसी पार्टी में बगावत किया। लोगों ने कहा ये तो पार्टी से गद्दारी हो गई। हमने कहा कि हम पार्टियों का पट्टा पहनने वाले गुलाम नहीं हैं। जहां भी हमारे समाज पर या फिर सवर्ण समाज पर हमला होगा, अपमान होगा, तब पार्टियां हमारे पैरों के कीचेड़ियां होंगी, हम किसी की गुलामी नहीं। साथियों, तब ऐसे सवाल पर खड़ा होंगे। और इसलिए जब चेतन आनंद की लड़ाई अपनी पार्टी में कमजोर होने लगी
तब आनंद मोहन ने कहा था कि अगर मैं सदन में होता तो राख से जीभ खींचकर आसन पर उछाल देता। साथियों, ये कौन सी बात है? कभी ठाकुर का कुआं लेकर के गाली दिया जाएगा, कभी राणा सांगा को लेकर के गाली दिया जाएगा, कभी हमारे आदर्श चंद्रशेखर जी के नाम पर गालियां दी जाएगी। लेकिन गालियों का एक टंग स्लिप अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाएगा तो उसको सदन से सत्र भर के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। मैं कहना चाहूंगा इस मंच से कि राणा सांगा के चरण धूलि के बराबर भी इस देश का रहनुमा अभी नहीं हुआ है। इसलिए राणा सांगा के अपमान को निकालो सदन की कार्रवाई से। ठाकुरों का जो बलिदान है, ठाकुरों की जो कुर्बानी है इस देश के लिए, उसको याद करते हुए आपने कभी कहा था जब सरदार पटेल की प्रतिमा लग रही थी, कौन सरोवर, गुजरात में, तब आपने कहा था कि जो 567 रियासतों का बलिदान है उसको भी याद किया जाएगा, एक संग्रहालय बनेगा। तो साथियों, हम लगातार कुर्बानियां देने वाले कौम हैं, इसलिए ठाकुर का कुआं कह करके जो हमारा अपमान सदन में हुआ, एक इसमें एक जुड़ना चाहिए कि ऐसी कार्रवाइयों को ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक लोकतंत्र रहेगा हिंदुस्तान में और जब तक ये लोकसभा रहेगा, उसके दस्तावेज में राणा सांगा की गालियां दर्ज है, उसके दस्तावेज में ठाकुर का कुआं दर्ज है। इसलिए आप सब जयपुर जाओ तो इस सवाल को भी साथ लेके जाओ कि ठाकुर के कुआं पर जो अपमान समाज का हुआ उसको भी उस दस्तावेज से निरस्त करो, निकालो। राणा सांगा को जो गालियां दी गई उस अपमान को भी खारिज करो, निरस्त करो, दस्तावेज से हटाओ। ये जागरूकता हम लोगों में होनी ही चाहिए। साथियों, इसी के साथ मैं लंबा नहीं खींचूंगा, आप सब यात्रा के लिए तैयार हैं। मैंने कहा जो आज इस गंगोत्री की शुरुआत है वो गंगा सागर में जाके परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए जयपुर में। और अपनी चिंता हम सबको नहीं करनी है। अभी बोल रहे थे, ये मिश्रा जी भी बोल रहे थे, अमू भाई भी बोल रहे थे, बाकी के पूर्व वक्ताओं की ये चिंता थी जो कितना प्रतिशत हम हैं। पूरन भाई बोल रहे थे कि हम 10% हैं, हम 10% नहीं हैं। साथियों मित्रों, हमको समझाया गया, आजादी के पूर्व बिहार में समझाया गया कि हमारी संख्या 8.25%। आजाद भारत में हमको जब बिहार पीपुल्स पार्टी बनाए थे हम, बिहार में हमको बताया गया कि आपकी आबादी 5.5% है। और अभी एक जनगणना हुई, जनगणना में हमारी आबादी घट के हो गई 4.25%, 4% से भी कम। तब हमने कहा था कि सारे लोगों की आबादी बढ़ी, नसबंदी सिर्फ हमारी हो गई। साथियों, ये संख्या अगर घट गई तो सदन में हमारी संख्या सबसे ज्यादा क्यों है? बिहार में आज हम सबसे ज्यादा एमएलए हैं, बिहार में आज हम सबसे ज्यादा सांसद हैं। और इसलिए हमने कभी कहा था, यहीं से जब हम आए थे जयपुर किसी कार्यक्रम में, महिपाल जी ने बुलाया था, तब हमने कहा था, ये राज शेखावत जी ने भी बुलाया था एक बार, तब हमने कहा था, हाँ, तो हमने कहा था कि निश्चित तौर पर हमारे साथ बेईमानी हुई है। हम संख्या हमारी जानबूझ करके सत्ता में बैठे लोगों ने घटाया है। हमको डिमोरलाइज करने के लिए बताया गया कि आप 4.25% हैं। 4.25% वाले 33 एमएलए कैसे हो गए? जो कहता था हम 16.5% हैं, वो भी हमसे कम 20 के अंदर आ गए। जो कहता था हम 14% हैं, 14.5%, वो भी हमारे अंदर आ गए। और हम
4.25% वाले हो गए 33 MLA। साथियों, तो हमने कहा यहाँ कहीं न कहीं बेईमानी हुई है। ये लोकतंत्र आंकड़ों का गणित है और आंकड़ा बताता है कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री को कौन के बिहार में? आज हम 33 हैं, सर्वाधिक हैं 243 में। लेकिन और जो सवर्णों की संख्या आप बता रहे थे पूरन भाई, अनिल मिश्रा जी, आपको मैं कहूंगा कि सबको जोड़ दीजिए तो 33 हम हैं, 22 भूमिहार हैं, 12 ब्राह्मण हैं, 2 लाला हैं, सब मिला के हम 73 हो जाते हैं। 243 में 73 कैसे हो गए? ये बताता है या तो हमारी स्वीकार्यता समाज में सबसे ज्यादा है या फिर हमारी संख्या जानबूझकर बेईमानी से घटाई गई। और तब हमने कहा था कि चुनाव के पहले आपको बिहार में मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बनाना ही पड़ेगा, यह आनंद मोहन कह के जाता है। ये 6 लोग हैं हमारे सांसद, लेकिन जिसकी संख्या 3 है उसके 2 मंत्री केंद्र में है, जिसकी संख्या 1 है उसके 1 मंत्री केंद्र में है, जिनकी संख्या 1 भी नहीं है राज्यसभा में भेज करके उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन राजपूत 6 हैं और उसमें से कोई इस काबिल नहीं है कि वो केंद्र में मंत्री बने। तब हमने कहा था कि आपको केंद्र में भी मंत्री बनाना ही पड़ेगा। और इसी जयपुर में हमने कहा था, जब यहाँ कोई और का पर्ची निकला, पर्ची निकालने वाले भी हमारे ही लोग। साथियों, जब पर्ची निकाला गया तब आनंद मोहन इसी जयपुर में दहाड़ के हाथ कहा था कि अगर राजस्थान में राजपूत मुख्यमंत्री नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होगा? ये आपकी ये धरती हम सब के लिए प्रेरणा की धरती है। आपका ये बलिदान हमारे लिए आदर्श है और आपकी वीरता के हम अनुयायी हैं। आपकी कुर्बानी के को हम अपना आदर्श मानते हैं, प्रेरणा मानते हैं। और अगर इसी धरती पर आप पराजित हो जाएंगे तो बिहार का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हरियाणा का क्या होगा, झारखंड का क्या होगा? इसलिए आपको संपूर्ण सवर्ण ही नहीं, संपूर्ण समाज को, सर्व समाज को साथ में ले जाकर कोई घृणा, कोई नफरत नहीं, हम सर्व समाज को साथ लेकर अपने हकों की बात उठाएंगे और कहेंगे कि आज तक का हमारा बलिदान है, हम अपने लिए खत्म नहीं हुए हैं, अपने लिए बर्बाद नहीं हुए हैं, हम सबों के लिए लड़े हैं, सीमाओं के लिए लड़े हैं, दलितों के लिए लड़े हैं, पिछड़ों के लिए लड़े हैं, अल्पसंख्यकों के लिए लड़े हैं। हमारी लड़ाई, हम जुल्म को कभी जातियों में नहीं बांटते। इसलिए सर्व समाज को साथ लेकर के आप सबको आगे बढ़ना है। और हम सिर्फ इतना कहेंगे कि अपनी चिंता नहीं करनी है, हमको कोई मिटा नहीं सकता। दिनकर ने कभी कहा था, हमारे किसी शायर ने बताया, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा लेंगे। फिर से एक बार हम आशीर्वाद देंगे, फिर से एक बार हम शुभकामना देंगे कि आप, महिपाल जी, खुद को अकेले मत समझिए, आप आगे बढ़िए, कोटिशाह कदम आपके पीछे पीछे होगा। महिपाल मकराना आगे बढ़ो, महिपाल मकराना आगे बढ़ो। एक छोटा सा निमंत्रण देते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि 14 तारीख को हमने चुनिंदा लोगों को अपनी चिंताओं को लेकर दिल्ली बुलाया है। कुछ बड़े लोग भी आ रहे हैं, उन्होंने स्वीकृति दे दी है। मंच पर बैठे तमाम लोगों से व्यक्तिगत बात मैं अलग करूंगा,
लेकिन आप सबको सामूहिक निमंत्रण है कि कुछ लोग इसमें से समय निकाल के आप जरूर आइए। हम भविष्य की चिंता के लिए इकट्ठा होंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे लिए लड़ने का आखिरी मौका 29 तक ही है। कान खोलकर सुन लीजिए, अगर 29 तक हम उठ खड़े नहीं हुए, एकताबद्ध नहीं हुए, अपनी समस्याओं पर निर्णायक जंग का फैसला नहीं लिए, तो 29 के बाद ये ऐतिहासिक कौम इतिहास की वस्तु बन के रह जाएगा। धन्यवाद।